स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी क्रम में आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जैसा कि अब समय हमारे पास बहुत कम है और आशा है कि आप भी ये डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, जो इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल हैं, उसको देख रहे होंगे और उसके अलावा जो भी आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, उससे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं जो ब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएँगे, उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये स एक अच्छा तरीका हो सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है और शायद अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बताइएगा ताकि मैं इससे रिगार्डिंग और वीडियो अपलोड करता रहूँ। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, बट अगर आप उसको स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे या माइक्रोबायोलॉजी से या ज़ूलॉजी से, तो शायद आपको वहाँ पे समस्या आएगी, बट अगर आप बायोलॉजी समझ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन्स को उठाए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन्स जो हैं, ये आईसीएमआर के पिछले साल के पेपर में पूछा गया था और मैंने जैसा कि बताया कि आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, तो उसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि इस टॉपिक का तो ज़िक्र हो ही गया था, जब मैंने कल का लेक्चर में आपको पढ़ा रहा था कि फर्टिलाइज़ेशन ऑफ एन ओवम बाय ए स्पर्म कॉमनली अकर इन व्हिच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कहाँ पर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे कि मैंने इसका तो कॉन्सेप्ट ही दे दिया कि एफ और एफ याद रखिएगा। फर्टिलाइज़ेशन का एफ निकालिएगा और फैलोपियन ट्यूब का एफ निकालिएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा अगर आप थोड़ा-सा अगर इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहें, तो एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसको याद रखिएगा। एम्पुला इस्थमस जंक्शन इसको बोलते हैं। अगर ये बहुत डिटेल में जाएँगे, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। अगर आपको अभी नहीं पता है, तो आप केवल इसको ऐसे याद कर लीजिए एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ठीक है? मतलब इस जंक्शन पे जब आते हैं, तब फर्टिलाइज़ेशन होता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि साइमल्टेनियसली ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, जो एनसीईआरटी की लाइन भी है, ठीक है? कि साइमल्टेनियसली जब एग और स्पर्म आते हैं, ठीक है? मतलब दोनों को इधर से एग मान लीजिए आ रहा है और इधर से स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है? तब जाके जब ये फैलोपियन ट्यूब के आस-पास मिलते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइज़ेशन होता है, तो साइमल्टेनियसली एग और स्पर्म को आना होता है। एम्पुला इस्थमस जंक्शन ये याद रखिएगा, ये अगर अगली बार अगर ये क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो हो सकता है कि इस फॉर्म में दे दें और आपको फैलोपियन ट्यूब का नाम ना लें, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई। इसके अलावा रही बात बाकी चीज़ों के बारे में, तो आपको पता है ओवरी के बारे में आपको जानते ही हैं, जो कि मैंने आपको हार्मोन से रिलेटेड बताया था, जहाँ से एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज़ होते हैं, ठीक है? ये हो गया। और यूटेरस पे क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो वो यूटेरस पे होता है, ठीक है? तो समय आने पर मैं इस पार्ट को थोड़ा-सा और आगे कवर कर दूँगा, बट आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि फर्टिलाइज़ेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब पर होता है, इसको जानने में तो हमें कोई समस्या ही नहीं हुई, क्योंकि सर ने क्या बताया है, एफ को उठा के एफ से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये बहुत डिटेल में जाएँगे तो आपसे क्या पूछेंगे कि किस लोकेशन पे होता है, तो एम्पुला स्थमस जंक्शन पे होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है और साइमल्टेनियसली जब एग और स्पर्म आते हैं तब होता है, ठीक है? तो ये स्टोरी हो गई है इस क्वेश्चन के लिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन है जो इन्होंने जिफ्ट का पूछा है, ये क्या है? तो जहाँ तक मुझे आशा है कि इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपने कभी थोड़ा बहुत सुना होगा या पढ़ा होगा, बट एग्ज़ाम टाइम पे आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करके नहीं जाते हैं, जिसका आपको खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो उसी संदर्भ में मैं इन सब टॉपिक्स को वापस से आपको रिकॉल करा रहा हूँ, आपको वापस से डिटेल में समझा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया था, ठीक है? मैं इसको स्टार रेटिंग ही दूँगा। ठीक है? तो जिफ्ट रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन द फैलोपियन ट्यूब में कब करते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी आपके लिए ये जिफ्ट टर्म ही बहुत ही खतरनाक है कि ये आखिर होता क्या है? ठीक है? तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम आएँगे और इस क्वेश्चन्स को सॉल्व करेंगे, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा-सा ही पार्ट है। तो सबसे पहले ये जो होता है, ये जो टेक्निक होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब कि ये एक तरीके से आर्टिफ़िशियल कंसीव कराने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। तो ये प्रोसेस की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहले हम इस तरफ जाते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी? तो उसका जो सीधा-सा कारण होता है, वो होता है इनफर्टिलिटी। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर इनफर्टिलिटी हो रही है, अगर कंसीव नहीं हो रहा है, तभी तो आप इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इनफर्टिलिटी इज़ ए फेलियर टू कंसीव इवन आफ्टर 1 टू 2 इयर्स ऑफ रेगुलर
अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि अगर आप 1 से 2 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और उसके पश्चात भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा मतलब फिर कंडीशन आती है कि मतलब क्या है कि इनफर्टिलिटी, मतलब इनफर्टिलिटी कंडीशन को हम ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि जब आप 1 से 2 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बाद कंसीव नहीं होता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन ये जो टर्म है, ये स्टेरिलिटी, ये सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको याद रखिएगा कि एक आप पढ़ते रहे होंगे इनफर्टिलिटी हो गया और एक आपका हो जाता है स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेराइल जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो स्टेराइल जो होता है उसमें क्या होता है कि कंप्लीटली इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, मतलब इनफर्टिलिटी को तो ठीक किया जा सकता है, ठीक है? या उसमें माध्यम से हम कुछ भी करके कर सकते हैं। एक मान लीजिए कि इनफर्टिलिटी के केस में आपका, मैं ज़्यादा तो नहीं इसके बारे में कह सकता, बट ये है कि इनफर्टिलिटी में ये समझ लीजिए सरल भाषा में कि आपके पास 10% चांस है कि आप वापस से रिकवर करके आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप स्टेराइल कंडीशन हो तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा जो आपका ये जो आपका इनफर्टिलिटी होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है, जो कभी भी कंसीव नहीं किए हैं, उनके लिए होता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो प्रीवियसली कंसीव कर चुके हैं, बट उनको सेकंड मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए कि एक बेबी का बर्थ हो गया है, बट सेकंड बेबी की जब वो इच्छा कर रहे हैं, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है? और ये इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। तो आगे से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपकी जानकारी के लिए भी है, जो कि मैंने आपको बार-बार बताया है कि इस टॉपिक को ऐसे लीजिए कि जो आपके दैनिक जीवन, आपकी सोसाइटी, आपकी चीज़ों को अवेयर करने के लिए भी है। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे बहुत अच्छा आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब इनफर्टिलिटी इन द मेल्स में होने के क्या-क्या कारण होते हैं? तो सीमेन ऑफ ए फर्टाइल मेल जो होता है वो इजैकुलेशन के समय 2.5 से 5 एमएल इजैकुलेट करता है, जिसमें स्पर्म काउंट ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब ये स्टोरी आई है तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये पता होगा कि ओवा तो एक ही होता है जो कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज़ होता है, लेकिन स्पर्म जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है? स्पर्म में ही एम है तो इसको ऐसे याद कर लेना, मैनी, ठीक है? स्पर्म बहुत सारे रिलीज़ होते हैं और केवल एक स्पर्म जो होता है वो जाके फर्टिलाइज़ेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो एक अलग स्टोरी है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे आपको जब मैं थोड़ा-सा पार्ट वहाँ का कवर करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। बट आप सोचिए कितने मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। और यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी स्पर्म यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, उसमें 60% जो स्पर्म होते हैं आपके, ठीक है? और 40% इस तरीके से आप समझ लीजिए, 60% और 40%, ठीक है? तो 60% जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। मतलब जो भी स्पर्म की क्राइटेरिया होती है, उस अकॉर्डिंग 60% नॉर्मल शेप एंड साइज़ होने चाहिए और 40% जो होना चाहिए उसमें मोटेलिटी होनी चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया होता है, अगर इसके बिलो मोटेलिटी होती है तब इनफर्टिलिटी कॉज़ हो जाती है, समझ रहे हैं? तो हो सकता है आगे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। मोस्टली मोटाइल होते हैं, हैविंग प्रॉपर फ्रक्टोज कंटेंट होता है एंड फ्लूइडिटी होती है, ठीक है? जो कि वेजाइना में डिपॉज़िट कर दिया जाता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। और यहीं पर जब ये बात आई है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो आपका फ्रक्टोज होता है, ठीक है? ये फ्रक्टोज़ शुगर ही होता है जब कभी रेप की कंडीशन होती है, या आप जैसा जानते ही होंगे, ठीक है? जब आप पढ़ते हैं रेप वगैरह होता है तो जब वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, या जब आप क्लिनिकली जहाँ पे डायग्नोज़ करते हैं कि ये मतलब क्या सैंपल लिया जाता है, तो ये फ्रक्टोज़ ही ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से रेप जो आपका आरोपी होता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। इसके बाद एनी डिफेक्ट इन द स्पर्म काउंट, स्पर्म स्ट्रक्चर, स्पर्म की मोटेलिटी और ऑफ ए सेमाइनल फ्लूइड जो होगा वो इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। अब कुछ यहाँ पे टेक्निकल टर्म दिए गए हैं, उनको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे किसी भी रूप में एग्जाम में पूछा जा सके। अगर स्पर्म का काउंट कम होता है तो उसको ओलाइगोस्पर्मिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने कभी शुगर वगैरह पढ़ा होगा, मैं आपको एक सेपरेट पेज पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आपने कभी चीज़ें पढ़ी होंगी ना कि सैकराइड्स, मैंने मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपका मोनोसैकेराइड होता था,
ओलिगोसैकेराइड होता था कि जब कुछ सारे जुड़े मतलब 2 से 10 जुड़े तब ये ओलिगो बन गया। और पॉली में क्या होता था कि जब बहुत सारे एन नंबर में आ गए तब हम उसको पॉली बोलते थे। मतलब सिंपल सा बताने का मेरा लॉजिक ये है कि ओलिगो में क्या हो रहा था कि चीज़ें मतलब मिल रही थी, जुड़ रही थी, ठीक है? मतलब पॉलीमराइज़ेशन स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ पर क्या है ना, ये टेक्निकली टर्म थोड़ा-सा यहाँ पे इस केस में अपोज़िट चलता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जब लो स्पर्म काउंट है, मतलब समझ रहे हैं? तब इसको ओलिगो बोलते हैं। हालाँकि अगर हम उस कॉन्सेप्ट से लें, तो शायद इसको ज़्यादा स्पर्म काउंट को बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग ओलिगोस्पर्मिया में मैनी स्पर्म काउंट पर ही लगा के चले आएँगे, ठीक है? तो वो ऑप्शन गलत होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लो स्पर्म काउंट को क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं और नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म को एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये टेक्निकली टर्म याद रखिएगा। और अगर हम मोर्टेलिटी के संदर्भ में बात करें तो लो स्पर्म मोर्टेलिटी जब होती है तब उसको एस्थेनोज़ूस्पर्मिया बोलते हैं और जब उसकी मॉर्फोलॉजी में खराबी आती है तो उसको टेराटोज़ूस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसी वजह से मैं पहले से ही लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ कि डेली आप रिकॉल करिए। और एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपका चलता था ओलिगो वाला, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यानी कि ओलिगोस्पर्मिया में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे लो स्पर्म काउंट हो जाएगा। एज़ोस्पर्मिया में है ही नहीं स्पर्म, ठीक है? यहाँ पे डबल ज़ीरो लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं आपको रटा देता हूँ। एज़ोस्पर्मिया में डबल ज़ीरो को ले लेना कि बहुत मतलब डबल ज़ीरो, कुछ है ही नहीं है, ठीक है? और एस्थेनोज़ूस्पर्मिया में स्पर्म की आपका मोर्टेलिटी कम हो गया है और टेराटोज़ूस्पर्मिया में क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट है। बाकी अब इसको थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा। अब ये क्या-क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला आपका एक क्रिप्टोकॉर्डिज्म होता है, जिसको फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इंटो द स्क्रोटम। तो ये अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के बाहर होता है, जो कि 7th मंथ में डिसेंड होता है, ठीक है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7th महीने में ये टेस्टिस जो होता है वो डिसेंट स्टेज में आता है। तो अगर ये कंडीशन नहीं आती है तब इसको क्रिप्टोकॉर्डिज्म बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो एक कंडीशन ये हो सकती है या इसके अलावा आपके वासा डिफरेंशिया ये सब स्ट्रक्चर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनके में प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपरथर्मिया कंडीशन होती है, हाई सक्रोटल टेम्परेचर ड्यू टू वेरी कोल्ड, ठीक है? हाइड्रोसील या फाइलेरियासिस कंडीशन जो होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि फाइलेरिया का जो वर्म होता है उसमें हाथी पाँव डिजीज होती है, याद है ना? फाइलेरिया का नाम आया है तो इसको याद रख लेना। फाइलेरिया जो होता है इससे एलिफेंटियासिस डिजीज होता है, ठीक है? एलिफेंटियासिस डिजीज होता है, ये पूछा गया था अभी और स्पीशीज वगैरह भी आप याद रखिएगा, ठीक है? तो उससे भी आपका इनफर्टिलिटी कॉज़ हो सकता है। तो कुल मिला के ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। मम्प्स लाइक आफ्टर प्यूबर्टी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कॉज़ करते हैं। अल्कोहल जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, अल्कोहलिज़्म। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि मेल्स में होता है, गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह की वजह से होता है या एंटी डिप्रेसेंट। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं और लो फ्रक्टोज कंटेंट या हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट, हाई विस्कोसिटी एंड लो वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेट लीड टू द मेल इनफर्टिलिटी। तो खैर ये मेल इनफर्टिलिटी के कुछ कारण है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। बहुत ही कॉमन कारण, अगर आपने पूरी बायोलॉजी पढ़ी लिखी होगी तो आप चीजों को कोरिलेट कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई बीमारी होगी तब आपको होगा। क्रिप्टोकॉर्डिज्म हो सकता है, थर्मस हाइपरथर्मिया या हाई सक्रोटल टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है, जहाँ पे हमने मेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फीमेल के बारे में। तो फर्टाइल वुमन इज़ वन हू रेगुलरली ओव्यूलेट वन्स एवरी साइकिल, passes the egg down to the reproductive tract which develop condition for smooth passage of sperm and implantation of fertilized egg। अब इनफर्टिलिटी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आप याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो चलेगा, ठीक है? ये जो ओलाइगो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ये क्या होगा, ये आपका अपोज़िट चलेगा, ठीक है? मतलब ओलाइगो का मतलब ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो ओलाइगो ओव्यूलेशन एक टर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, अगर डिफिशिएंट ओव्यूलेशन, अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तब इसको ओलाइगो बोलते हैं। और एन ओव्यूलेशन जो होता है कि ओव्यूलेशन ही ना होना। तो आप जानते ही हैं कि किसी भी टर्म में अगर हम एन लगाते हैं तो वो एब्सेंस हो जाता है, ठीक है? डिफिशिएंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स या सेकेंडरी बाय थायराइड एंड एड्रिनल डिसफंक्शन, तो इन सब वजह से ये कंडीशन आती है। तो फिलहाल आपके लिए ये टर्म याद रखना ज़रूरी है कि ओलाइगो ओव्यूलेशन क्या होता है और एन ओव्यूलेशन क्या होता है, राइट?
तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद और क्या-क्या कारण हो सकते हैं, तो इनएडुकेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पस लूटियम, जो मैंने आपको एक प्रोजेस्टेरॉन के लेक्चर में आपको मेरे मिल जाएगा। मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है? रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन एंड डेफिशिएंट सेकेंडरी चेंजेस, क्योंकि कॉर्पस लूटियम क्या करता था? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता था, और प्रोजेस्टेरॉन को मैंने क्या बताया था? मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, प्रेग्नेंसी हार्मोन। तो जब प्रेग्नेंसी हार्मोन ही नहीं बन पाएगा, तो कैसे आप कंसीव करोगे? समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। ओवम इज ए नॉट ट्यूबलेटेड बट रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड द फॉलिकल ड्यू टू हाइप्रोलैक्टिनीमिया कंडीशन होती है। फैलोपियन ट्यूब अगर पिक नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो ये एक कहानी हो सकती है। इसके अलावा डिफेक्टिव यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा डिफेक्ट इन सर्विक्स लाइक कॉन्जेनाइटल इलॉन्गेशन, डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ। तो खैर ये सारे कारण हैं, कोई इसमें हाई-फाई बात नहीं लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रीड कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? तो ये कहानी हो सकती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डॉक्टर जॉइंट से वुमेन एग और मेन स्पर्म को, मतलब लेबोरेटरी में अगर हम एग और स्पर्म को फ्यूज़ करा दें, ठीक है? तब हम जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन हैपन आउटसाइड अ वुमेन्स बॉडी, 9 मंथ्स लेटर द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बॉर्न। ये पहली वाली स्टोरी है कि जब ये पहली बार किया गया, लेकिन अब क्या होता है, अब यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी किया गया है जो कि आईवीएफ से डिफरेंट होता है, जो कि इसमें कुछ वेरिएशंस है, प्रोसीजर है। तो इसमें क्या-क्या हम प्रोसीजर करते हैं, यूजुअली पेयर्ड विथ मोर कन्वेंशनल थेरेपी सच एज फर्टिलिटी ड्रग भी दिया जाता है टू इंक्रीज सक्सेस रेट, ठीक है? तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं, हर समय हम केवल एग और स्पर्म को निकाल के नहीं कि आप टेस्ट मतलब लेबोरेटरी में ही बना लीजिए, हम उसका और भी अल्टरनेट वेरिएशन देखते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो इसका ड्रॉबैक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका ड्रॉबैक क्या है? इन्वेसिव एंड एक्सपेंसिव टेक्निक है, जो आम इंसान आसानी के साथ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है, जो कि थोड़ा-सा इसको मतलब लो मिडल क्लास व्यक्ति जो है या और भी जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब जो यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की जाती है, तो पहले कुछ टेक्निक होती है जिसको आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन। तो इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज़्ड प्रोसीजर अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन किया जाता है। एग्स आर कंबाइंड विथ पार्टनर स्पर्म इन अ डिश इन अ लैबोरेटरी। जब फर्टिलाइज़ेशन हो जाता है तो रिजल्टिंग एम्ब्रियो डेवलप फॉर 3 टू 5 डेज़ बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द यूटेरस। तो मतलब क्या होगा कि एग स्पर्म को फर्टिलाइज़ करा दिया जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब इसको क्या करेंगे, यूटेरस में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यूटेरस में ही ग्रोथ होना है। तो ये जो एक कॉमन प्रोसेस होता है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की स्टोरी हो गई। लेबोरेटरी में करेंगे, टेस्ट ट्यूब जिसको आप कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रोसीजर एक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या कहते हैं, अगर पार्टनर स्पर्म इज ए वन ऑफ द पार्टनर स्पर्म इज ए प्लेस इनसाइड द एग विथ ए माइक्रोस्कोपिक निडल रादर देन मैनी स्पर्म पोजीशन क्लोज टू आउटसाइड ऑफ द एग। तो कहने का मतलब है, इस बात को ध्यान से समझना। अभी जो आपको मैंने आईवीएफ बताया, इसमें क्या हुआ कि आपने क्या किया कि स्पर्म को लिया और एग को लिया, ठीक है? ये आप कहाँ पे कर रहे हैं, इन विट्रो। 2 टर्म होता है यहाँ पे, समझ लो। एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वाइवो। तो जब कोई प्रोसेस लेबोरेटरी में की जाती है, लैब में हम करते हैं, तब उसको हम इन विट्रो बोलते हैं, और जब हम लिविंग सिस्टम में करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इन वाइवो बोलते हैं। मतलब अगर आप एनिमल्स पे स्टडी कर रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इन वाइवो कहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर क्या हुआ कि आईवीएफ जब हम करते हैं, तो इसमें बहुत सारे स्पर्म हैं। मतलब मैनी स्पर्म को हमने क्या किया, रख दिया। अब जो यहाँ पे मोटेलिटी करते हुए जाएगा, जो अच्छा होगा, जो स्वस्थ होगा, जो हेल्दी होगा, मतलब समझ रहे हैं, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वो जाके एग से कंबाइन करेगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा, ठीक है? और क्या बना देगा, जो भी इसका फर्दर आगे फेट होगा। लेकिन जो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक वाले केस में क्या हो रहा है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर स्पर्म को चूज़ करोगे। मतलब आपने चूज़ कर लिया कि यार ये स्पर्म जो है वो हेल्दी है, अच्छा है, बढ़िया है। तो हम पर्टिकुलर स्पर्म जो होगा, इसको ऐसे याद कर लेना, पर्टिकुलर स्पर्म को हम एग से फ्यूज़ कराएँगे।
तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है कि वन ऑफ द पार्टनर स्पर्म इज प्लेस्ड इनसाइड द एग विथ ए माइक्रोस्कोपिक नीडल से करेंगे, क्योंकि ये बायोटेक का एक प्रोसीजर भी होता है कि हम जभी भी कुछ भी हम करते हैं जो कि एनिमल केस में जब हम करते हैं, याद रखिएगा, एनिमल केस में जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइक्रो माइक्रो इंजेक्शन करते हैं। ठीक है? ये पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोसेस होता है, ठीक है? माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स में करते हैं और प्लांट के केस में हम क्या करते हैं? सेल बम्बार्टमेंट करते थे ना, कुछ ऐसे एक प्रोसेस होती है, ठीक है? बम्बार्टमेंट बोलते थे उसको, तो ये प्लांट के केस में करते हैं और एनिमल के केस में हम माइक्रो इंजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी माइक्रो इंजेक्शन किया जा रहा है माइक्रोस्कोपिक नीडल के द्वारा, जबकि रादर देन मैनी स्पर्म पोजीशन क्लोज टू आउटसाइड द एग, जैसा कि हम आईएफ में करते थे। और जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो रिजल्टिंग एम्ब्रियो को हम यूट्रस में ही ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे कि जो भी ग्रोथ होता है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ कि जो भी ग्रोथ होता है वो यूट्रस में होता है, और क्योंकि यूट्रस पर ही इम्प्लांटेशन होता है और यूट्रस पर ही ग्रोथ होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद जो अगली टेक्निक होती है वो क्या होती है, गिफ्ट होता है। इसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इंटो द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हू कैन नॉट प्रोड्यूस वन। तो कहने का मतलब ये होता है कि गिफ्ट हम कब बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कोई भी एक महिला है, ठीक है? या मैं आपको इसको थोड़ा-सा क्लीन ही कर देता हूँ इधर, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? तो समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये बात बोली जा रही है, इनका ये कहने का मतलब है कि जो ये कंडीशन आपकी अराइज़ होती है, ये जो अब हम बात करने वाले हैं गिफ्ट की, ठीक है? तो सबसे पहली बात, अब जो स्टोरी चलेगी वो फैलोपियन ट्यूब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, पहली बात गैमीट आपको पता ही है, या तो एग होगा या तो आपका स्पर्म होगा, वही तो गैमीट होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओवम को कलेक्ट करेंगे, मतलब कोई एक महिला है, ठीक है? मान लीजिए कि कोई एक महिला है जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है? ओवम जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और याद रखिएगा ओवम जो होता है इसका एम निकाल लीजिएगा और लिख दीजिएगा मैच्योर एग, ठीक है? जो मैच्योर एग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो जो महिला है वो इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, एक वीमेन है, ठीक है? वो इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट दे सकती है। बाकी चीज़ें उसके अंदर सही है, इम्प्लांटेशन अच्छे से करा देगी, सारी चीज़ें अच्छी करा देगी, लेकिन बस वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं, कि हम किसी दूसरे मतलब डोनर से क्या करेंगे, हम ये जो आपका ओवम है ये कोई डोनर देगा, ठीक है? उसको कलेक्ट करेंगे और उसके फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इंटो द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हू कैन नॉट प्रोड्यूस वन। तो समझ रहे हैं? तो गिफ्ट में हम क्या करेंगे, वो सारा चीज़ कर सकती है बट वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और ओवम का ही सारा खेल था, तो हम किसी डोनर से ओवम लेंगे और उसके मतलब इनसाइड जो होगा उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? क्यों ट्रांसफर कर देंगे? क्योंकि वहाँ पे वो सूटेबल एनवायरनमेंट दे पाएगी, और फर्टिलाइजेशन तो भी कराना है ना, तो फर्टिलाइजेशन की लोकेशन कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब है, तो हम वहाँ पे करेंगे। इसके बाद जो अगली प्रोसेस आती है वो होती है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, इसको जिफ्ट बोलते हैं, जो अभी आपका क्वेश्चन आईसीएमआर में पूछा गया। तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर से आपने कलेक्ट किया, स्पर्म लिया मेल से और जाइगोट बना दिया अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप टेस्ट ट्यूब ये आईवीएफ जब आप कर रहे थे तो स्पर्म और ओवा जब फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है? और यहाँ पे ये भी बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, आपको बतानी पड़ रही हैं। जाइगोट आपका डिप्लॉइड होता है और एग और स्पर्म जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसको याद रखिएगा, जब ये एन एन मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है? जो क्या होता है, आपका डिप्लॉइड होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर जो कहानी आती है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर could then be transferred into the fallopian tube and embryo, ठीक है? Into the fallopian tube and embryo with more than 8 blastomer into the uterus to complete its further development। तो कहने का मतलब ये होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है, जब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है तो इसमें क्या करते हैं, आपने बाहर से जाइगोट बना लिया और जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो कि 8 ब्लास्टोमर होगा उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? और एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर जब हो जाएगा तब हम उसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, आईयूटी बोलते हैं, तो कंप्लीट फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लास्टोमर क्या है, ये क्या है? तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब ये डेवलपमेंट की कहानी आती है तो आपका
मान लीजिए कि ये एग स्पर्म से क्या बन गया आपका, ये आपका जाइगोट बन गया, ठीक है? ये आपका एन था, ये आपका एन था, ये जो बना आपका स्ट्रक्चर ये आपका 2n हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अब यहाँ पे फर्दर ग्रोथ होता है, मतलब ये फर्दर डिवाइड करती हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है? तो इसमें जो पहली सेल्स बनती है, मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, पहले मोरुला बनता है, मोरुला स्टेज आती है, जिसमें 8 से 16 सेल्स होती हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपका ब्लास्टुला बनता है, इसमें भी सेल्स होती हैं, तो ऐसे करते-करते डिवाइड होके आपका पूरा सेल्स बनाता है। तो कुल मिला के बस इतना जानना कि पहले मारुला बनता है, फिर आपका ब्लास्टुला बनता है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टोरी है। तो कुल मिला के जो ब्लास्टुला बनता है, फिर उसमें ब्लास्टोमर्स बनते हैं, मतलब जो उसकी इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर बोलेंगे। तो 8 ब्लास्टोमर तक की स्टेज को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, और जब उससे ज़्यादा करना होगा, तो हम सीधा यूट्रस में उठा के कर देंगे। समझ रहे हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? जिफ्ट बोलते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद जो आपका अगला टेक्निक होता है, वो आपका क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? इफ द फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी ऑफ ए मेल इज आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ ए मेल पार्टनर टू अचीव एन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। अगर उसके इरेक्शन ऑफ द पेनिस में प्रॉब्लम है, जो कि फीमेल्स पे मतलब टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, अगर ये सारी स्टोरी आती हैं, तब हम इसको क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? द सीमेन को कलेक्ट कर लेंगे फॉर हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटरस। तो समझ रहे हैं? तो अगर ये कंडीशन होती है, तो हम उसको कलेक्ट करेंगे और आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद डोनर एग या एम्ब्रियो की भी स्थिति आती है। अगर आप वन इज अनेबल टू कंसीव यूजिंग हर ओन एग, an egg donated by another woman is mixed with partner sperm and the resulting embryo is implanted in the uterus. This produce can also be done with a donated embryo और sperm. तो अगर ये भी कंडीशन आती है, तो एग और एम्ब्रियो का डोनेशन भी होता है। और एक जो प्रोसेस होती है, इसको भी आप याद रखिएगा, सरोगेसी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोई अदर विमेन जो होगी, एम्ब्रियो या डोनर एम्ब्रियो को कैरी करेगी। समझ रहे हैं? मतलब किसी अदर विमेन जो होगी, वो पूरी प्रोसेस को करेगी, मतलब जन्म तक का सारा प्रोसेस जो होगा, वो कैरी करेगी अनदर विमेन। तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है? तो जाइगोट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए, वो यही था कि जिफ्ट रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो कब तक करेंगे? 8 ब्लास्टोमर ही तो करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा था जिफ्ट के केस में? जिफ्ट ट्रांसफर जो होगा फैलोपियन ट्यूब में विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर। ठीक है? समझ लीजिए यही लाइन उठाई गई है। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा, वो आपका यही बनेगा, विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोर देन 8 ब्लास्टोमर ये भी एक ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? जब यूट्रस में ट्रांसफर करना होगा, यानी कि जब आईयूटी पूछेगा, तब मोर देन 8 ब्लास्टोमर की स्टोरी आएगी। समझ रहे हैं? अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर ट्रांसफर करना होगा, तो उसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं, वो भी जाइगोट जिफ्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है? और 16 ब्लास्टोमर का कोई मतलब नहीं है, और 16 से 24 का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, इसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट टेक्निक या नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसमें ये कोई ड्रग का नाम है, जिसका नाम है गॉसिपॉल, जो कि एक येलो पिगमेंट है, कॉटन सीड से आइसोलेट करते हैं, दिया जाता है। और दे आफ्टर ट्वाइस टू इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करने के लिए ये एक ड्रग है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है, ये तो मैं आपको कितना ही, मैं तो बहुत ही अच्छे से इसको समझता हूँ, प्राउडली मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो है, ये हमारे CSIR CDRI का रिसर्च प्रोडक्ट है। ठीक है? जिस इंस्टीट्यूट में मैं कार्य करता हूँ, ये वहीं की प्रोडक्ट है। तो और ये काफी फेमस ड्रग है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई करके अगर आप CDRI में इंटरव्यू देने आते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी ड्राइव होते हैं कि आप CDRI क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए, कोई एक ऐसी चीज बताइए जो CDRI की बहुत खास हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस पूरे चीजों में आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है? और एग्जाम में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक ड्रग है जिसका नाम सहेली है, इसका जो केमिकल इसका जो था, उसको सेंटक्रोमान बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है, ओरली वंस अ वीक लिया जाता है, पोटेंट कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ये पोटेंट आपका कॉन्ट्रासेप्टिव देखिए काम करता है। बेसिकली इसका कार्य जो होता है, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, बट डज नॉट इनहिबिट ओव्यूलेशन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। और ये जो है, ये रिसर्च प्रोडक्ट है, ये CDRI की रिसर्च प्रोडक्ट है। तो सहेली याद रखिएगा, जो कि आपका
कॉन्ट्रासेप्टिव के तरीके यूज़ किया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है जो कि हार्मफुल नहीं है, ठीक है? वन्स अ वीक लिया जाता है, टेकन ओरली लिया जाता है और ये प्रोसेस क्या करता है, तो ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है और जो गैसोपिल होता है वो आपका गैसीपॉल जो होता है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करता है और ये सीडीआरआई का जो प्रोडक्ट है वो याद रखिएगा, सहेली याद रखिएगा, ठीक है? सेंट क्रोमैन इसका टेक्निकली नेम है। तो इस तरीके से आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, बाकी इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता है उसको पढ़िए, ठीक है? हर एक पहलू को समझिए, क्वेश्चंस आपके कहीं से भी डिराइव हो सकते हैं। बाकी आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपको कुछ और भी चीज़ें समझनी है, कोई और टॉपिक की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? बाकी ये तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।